आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां 2 दिन पहले सदन के अंदर मिला विस्फोटक एक्सप्लोजिव। आज बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आतंकियों के टारगेट पर हैं और इस वजह से उन्हें मिली है Z+ सिक्योरिटी। साथ ही आज हम बात करेंगे उस आतंकी साजिश की जिसमें विधानसभा को बर्बाद, तहस नहस, ध्वस्त करने का प्लान था। सवाल है कि विधानसभा एक हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां पुलिस के जवान भी बिना इजाजत के दाखिल नहीं हो सकते। अगर वहां तक विस्फोटक पहुंच गया तो कैसे? विपक्ष की सीट के नीचे 150 ग्राम खतरनाक बारूद PETN आखिर किसने रखा? आखिर सुरक्षा में यह चूक किससे हुई और कैसे तमाम जांच के बाद तबाही का बारूद सदन के अंदर तक आ गया? क्या इस बारूद का टारगेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे? योगी के खिलाफ आतंकी साजिश। यूपी विधानसभा में कैसे पहुंचा विस्फोटक? क्या है सीट नंबर 80 का बारूदी राज? टारगेट पर योगी या पूरी असेंबली? योगी के खिलाफ बारूदी साजिश की हकीकत। न स्कैनर पकड़ पाया, न खोजी कुत्ते सूंघ पाए। हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी धोखा खा गए। खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। योगी के खिलाफ आतंक की साजिश। सैकड़ों आंखें बस देखती रह गईं। सिक्योरिटी के बड़े बड़े इंतजाम धरे के धरे रह गए। पहली बार उस जगह तक मौत का सामान पहुंच गया जहां की सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PETN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। सुना आपने, एक ऐसा विस्फोटक जिसकी ताकत इतनी है कि पूरी की पूरी विधानसभा उड़ा दे। वो जगह जहां देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया बैठते हैं, विधानसभा का वो हॉल जहां 403 विधायक एक साथ बैठते हैं। यूपी की इस सबसे सुरक्षित जगह पर PETN नाम का यह खतरनाक विस्फोटक मिला। तारीख 12 जुलाई, जगह यूपी विधानसभा। 12 जुलाई की सुबह यूपी विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले साफ सफाई का काम चल रहा था। निगरानी के लिए आसपास मार्शल्स तैनात थे। इसी दौरान सदन के अंदर एक कुर्सी के नीचे से एक रहस्यमयी पाउडर मिला। इस पाउडर की जब लैब में जांच कराई गई तो एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। 12 जुलाई को जब यहां पर प्रातःकाल विधान भवन के कर्मी सफाई करने के लिए आए होंगे, उनके साथ मार्शल और सुरक्षा कर्मी आए होंगे, तो वहां पर एक पुड़िया में एक कुछ सामग्री वहां प्राप्त हुई थी। वह सामग्री FSL को भेजा गया था कि यह एक हाई एक्सप्लोसिव था, जो एक खतरनाक विस्फोटक है। उसकी यद्यपि मात्रा कम थी, 150 ग्राम ही वह है। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PETN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। विधानसभा में PETN मिलने की खबर मिलते ही पूरे लखनऊ में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह वो विस्फोटक था जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के खतरनाक आतंकवादी करते हैं। इस हड़कंप की एक वजह और थी। सवाल यह था कि इतनी सिक्योरिटी के बीच आखिर यह PETN विधानसभा के अंदर पहुंचा कैसे? PETN यानी पेंटारिथ्राइटोल टेट्रानाइट्रेट एक प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है
ये पाउडर विधानसभा में कुर्सी नंबर 80 के नीचे रखा था। ये सीट नेता विपक्ष की कुर्सी के पीछे चौथे नंबर पर थी। आमतौर पर इस सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक बैठते हैं। PETN यानी कि एक ऐसा खतरनाक विस्फोटक जिसकी 50 से 100 ग्राम की मात्रा किसी भी कार या कमरे को उड़ाने के लिए काफी है। PETN को दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली विस्फोटकों में शुमार किया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ये खतरनाक पाउडर यानी कि ये खतरनाक विस्फोटक विधानसभा के अंदर आया तो आया कैसे? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में PETN मिलने की जानकारी दी। इस एक्सप्लोजिव की जांच FSL लैब में कराई गई थी। जांच में इसके विस्फोटक होने की पुष्टि हो गई। रिपोर्ट गुरुवार शाम को आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पाउडर को खोजी कुत्ते भी नहीं पकड़ पाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे आतंकी साजिश बताया। डॉग स्क्वाड ने भी उस विस्फोटक को सूंघने में वो विफल रहा, क्योंकि उस पर कोई किसी प्रकार का कोई खुशबू बदबू नहीं। और वह जब लैब में पहुंचा उसके बाद पता लगा कि नहीं, ये तो PETN है, एक खतरनाक विस्फोटक है। यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। सेंध लगाने वाले लोग कौन हैं, ऐसे लोग एक्सपोज किए जाने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सुरक्षा के बारे में एक विस्तृत गाइडलाइन आपके द्वारा जारी हो और सभी माननीय सदस्य उसका पालन करें। और दूसरा, इस पूरे प्रकरण को हम NIA को सौंपें। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव मिलने के बाद यूपी विधानसभा की सुरक्षा पर संगीन और गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खुद सीएम योगी भी हैरान हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सदन के अंदर पाउडर कैसे पहुंचा? क्या इस साजिश में कोई विधायक भी शामिल है? क्या इस टेरर प्लान में विधानसभा के किसी कर्मचारी का भी हाथ है? इन तमाम सवालों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी झकझोर दिया। मुख्यमंत्री ने टॉप ऑफिसर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। इस बैठक में असेंबली की सिक्योरिटी की समीक्षा की गई। योगी ने ऐलान किया कि जो भी इस साजिश में शामिल होगा उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। NIA इसकी जांच जरूर करें और ये तथ्य सामने आने चाहिए कि जो भी इस मामले में दोषी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विस्फोटक मिलने के बाद यूपी विधानसभा की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सख्त हिदायत है, किसी को भी बगैर पास के अंदर न जाने दिया जाए। यूपी विधानसभा में कुल 9 गेट हैं। उनमें से 3 गेट पे ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से गाड़ियों की आवाजाही अंदर होती है। अब इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाएगा और मौके पर क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया जाएगा। यूपी विधानसभा की सिक्योरिटी 3 लेयर की है। सदन के अंदर सिक्योरिटी का जिम्मा मार्शल्स के हवाले है। बाहर की सुरक्षा पुलिस वाले करते हैं। विधानसभा सचिवालय की सिक्योरिटी का इंतजाम अलग है। विस्फोटक बरामद होने के बाद अब सुरक्षा के पुराने नियम बदले जाएंगे। विधानसभा के सभी गेटों पर क्विक रिस्पांस टीम तैनात की जाएगी। 6 जगहों पर फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे। सभी पुराने पास निरस्त कर दिए जाएंगे। जांच के बाद दोबारा पास बनेंगे। विधायकों की गाड़ी सिर्फ पार्किंग में ही खड़ी होगी। विधायकों के ड्राइवर के पास भी बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में विधायक सदन के अंदर बैग भी नहीं ले जा पाएंगे। सिर्फ नोटबुक ले जाने की आजादी होगी। खुद सीएम योगी ने अपील की है कि मामला बेहद गंभीर है। विधायक किसी भी पार्टी के हों, वो सदन की सुरक्षा मजबूत करने में सरकार की मदद करें। रुचि कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। आइए आपको अब हम समझाते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर यह विस्फोटक खास किस जगह पर रखा हुआ था और इस जगह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैठने की जगह कितनी दूर है। आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर आने वाली है। तो यह है विधानसभा उत्तर प्रदेश की। 403 विधायक यहां बैठते हैं। सामने सत्ता पक्ष की सीट है और बिल्कुल इसमें बाईं ओर कोने की सीट पर बैठते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके ठीक सामने ये विपक्ष के लिए सीटें बनाई गई हैं और यहां सबसे आगे की सीट पर विपक्ष के नेता वो बैठते हैं और इनसे 3 रो पीछे सीट नंबर 80 के नीचे यहां से मिला था वो विस्फोटक, जो कि आप कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ से बहुत दूर नहीं था। चौथी रो में सीट नंबर 80 के नीचे जहां से ये विस्फोटक मिला, ये ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे की सीट है और यहां पर यह विस्फोटक बरामद हुआ था। तो जाहिर है इस बड़ी चूक से मुख्यमंत्री का नाराज होना, गुस्से में आना लाजमी है।
आइए आपको बताते हैं कि ये विस्फोटक, ये पाउडर PETN जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा से मिला, ये आखिर है क्या जिससे सुरक्षा एजेंसियों में इतना हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि PETN दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटकों में शुमार किया जाता है। ये पाउडर इसीलिए इतना खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसे पकड़ने में कई बार सिक्योरिटी एजेंसीज धोखा खाती हैं। मशीनें, स्निफर डॉग्स PETN की पहचान करने में नाकाम साबित होते हैं। लेकिन आखिर ऐसा इस विस्फोटक में क्या है, आपको बताते हैं। PETN दुनिया भर के दहशतगर्दों का सबसे पसंदीदा विस्फोटक। आखिर क्यों आतंकी इस पाउडर पर आंख मूंद कर यकीन करते हैं, यह समझने के लिए जरा ये तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 1, 8 ग्राम PETN का धमाका। धमाके की ये तस्वीरें देखिए। सिर्फ 8 ग्राम PETN पाउडर के जरिए किया गया ब्लास्ट है ये। किसी छोटे से टारगेट को उड़ाने के लिए काफी है 8 ग्राम PETN। तस्वीर नंबर 2, 20 ग्राम PETN का धमाका। महज 20 ग्राम PETN कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस धमाके के जरिए लगा सकते हैं। सिर्फ 20 ग्राम PETN के धमाके से यह पेड़ बीच से टूटकर गिर गया। तस्वीर नंबर 3, 150 ग्राम PETN का धमाका। यह 150 ग्राम PETN के धमाके की तस्वीर है। इतना जोरदार ब्लास्ट कि कार के परखच्चे उड़ जाएं। यूपी विधानसभा में भी 150 ग्राम PETN पाउडर बरामद हुआ। कानूनी तौर पर PETN का इस्तेमाल खदानों में होता है। कई देशों की सेनाएं भी इस पाउडर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पाउडर आतंकी संगठनों के हाथ लग गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है PETN को पकड़ने में मेटल डिटेक्टर धोखा खा जाते हैं। किसी तरह की गंध न होने की वजह से खोजी कुत्ते सूंघ नहीं पाते। इसकी प्लास्टिक जैसी परत इसे मेटल डिटेक्टर की पकड़ से बाहर कर देती है। PETN का इस्तेमाल कुछ दवाइयों में भी होता है, इसलिए ये ब्लैक मार्केट में बेहद आसानी से मिल जाता है। इस प्लास्टिक एक्सप्लोसिव के ब्लास्ट से 4230 डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा होता है, जो बेहद खतरनाक है। इन्हीं खासियत की वजह से PETN को दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटकों में शुमार किया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि इसकी जो रासायनिक संरचना होती है, आमतौर पर हम देखते हैं कि विस्फोटक को या तो गिरा करके विस्फोट कर दिया जाता है या उसको जला करके, लेकिन इसको विस्फोट करने के लिए डिटोनेटर की आवश्यकता पड़ती है, शॉक या फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद विस्फोट होता है। यूपी की विधानसभा में ऐसा कोई डिटोनेटर नहीं मिला। ये एक गनीमत है, ये एक राहत की बात है। अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे दुनिया भर के खतरनाक आतंकी संगठन PETN का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस विस्फोटक को कहीं भी ले जाना बेहद आसान है। PETN को किसी कंटेनर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में छिपाकर मेटल डिटेक्टर से बड़े आराम से छिपाया जा सकता है। किसी भी कंटेनर में, किसी भी चीज में इसको रखा जा सकता है और इसको ज्यादा डेडली बनाने के लिए जो है इसमें शार्प, जो छोटे छोटे छर्रे या शार्पनर डाले जा सकते हैं उस तरह के उसमें, और इसको एक ऐसे डेटोनेटिंग डिवाइस से आपको जोड़ना है जिससे कि वो वहां पर उसको डेटोनेट कर सके। डेटोनेट मतलब एक छोटी चिंगारी वहां पैदा कर सके। दुनिया भर के कई बड़े आतंकी हमलों में PETN का इस्तेमाल हुआ है। 2001 में शू बॉम्बर के नाम से मशहूर आतंकी रिचर्ड रीड ने PETN के जरिए एक पैसेंजर जेट को गिराने की कोशिश की, लेकिन हमला नाकाम रहा। 2009 में अल-कायदा के एक आतंकी ने प्लेन उड़ाने की साजिश रची थी, लेकिन पहले ही पकड़ा गया। 2010 में अल-कायदा के एक आतंकी ने PETN के जरिए सऊदी अरब के मंत्री की हत्या की कोशिश की। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट में PETN के इस्तेमाल का खुलासा हुआ। इस धमाके में 17 लोग मारे गए। अब बात हिंदुस्तान के जांबाजों की, जो सरहद की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान की गोलियों के शिकार हुए। आज शहीदों का अंतिम संस्कार जम्मू में उनके गांव में किया गया। जब शहीदों की चिताओं को आग दी जा रही थी, परिवार के लोगों के साथ साथ हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों तिरंगे में लिपटकर हमारे जवानों के शव घर लौट रहे हैं? कसूरवार पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया जा रहा?
तिरंगे में लिपटे अपने पिता की एक झलक देखने के लिए इस बेटी की ये चीख अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो यकीन कीजिए आज आपको नींद नहीं आएगी। और आज अगर आपको देश की इस बेटी का दर्द सुनने के बाद भी नींद आ गई तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर कलेजा नहीं कोई पत्थर है। सरहद की सुरक्षा करते हुए शहीद रंजीत सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो मंजर ऐसा था। बेटी जार बेजार रोए जा रही थी और सूखते गले से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, पापा को दिखाओ। बेटी चीखती रही, वहां खड़े लोग समझाते रहे, लेकिन पापा को आखिरी बार देने की ललक रोकी न गई। ताबूत खुला तो मानो दर्द का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उफ, ये चीख। अमर शहीद रंजीत सिंह की चिताओं से उठती लपटें आज पूछती हैं, कब तक जलती रहेंगी शहीदों की चिताएं? कब तक सरहद पर जान देते रहेंगे हमारे जांबाज? आखिर हिंदुस्तान कब लेगा अपने सपूतों की कुर्बानी का इंतकाम? अब यही सवाल पूछ रहे हैं शहीदों के अपने। एक शहीद की पत्नी चाहती है पति के बलिदान का बदला, एक सिर के बदले मांग रही है 100 पाकिस्तानियों का सिर। मेरा यही है कि बदला लिया जाए, बस मेरे पति का बदला। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, मेरे पति का बदला चाहिए। एक के बदले 100 लो, लेकिन बदला लो। एक बहन पूछ रही है आखिर पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर क्यों नहीं मार सकते? वो आके इधर मार सकते हैं, ये क्यों नहीं मार सकते उधर? जे क्यों नहीं चाहते उधर? वो कैसे घुसाते हैं इधर? जे क्यों नहीं चाहते? वो मार सकते, जे नहीं मार सकते। शहीद की बहन चीख चीख कर कह रही है पाकिस्तान को सबक सिखाओ, ऐसा सबक कि पाकिस्तान की पुश्तें याद रखें, हर रोज शहादत का सिलसिला ही थम जाए। जम्मू के 2 घरों में मातम पसरा है। एक शहीद रंजीत सिंह का परिवार है तो दूसरा शहीद सतीश भगत का। शहादत का फख्र अपनी जगह है, लेकिन मौत का गम भारी पड़ रहा है। माँ बाप, बीवी, बच्चे और बहनें बिलख रही हैं। दिल में गम है और जुबान पर पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखी की सजा की फरियाद। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद लांस नायक रंजीत सिंह का घर है ये। कोहराम मचा है, घर का अकेला सहारा थे, पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उनकी शहादत के बाद सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई, पत्नी की मांग उजड़ गई। अब शहीद की ये पत्नी बदला चाहती है, बदला भी ऐसा कि पाकिस्तानियों की रूह कांप उठे। बदला एक जवान के बदले 100 सिर का। मैं चाहती हूँ कि उनका बदल लिया जाए, के बदले 100 को खत्म किया जाए। मेरी सरकार से बस यही दरख्वास्त है, मेरे बच्चों का ध्यान रखें, इनकी तरफ देखो। छोटा हमारा इकलौता सहारा छीन गया हमसे। मेरे मम्मी पापा हमारा सहारा था, सब कुछ लुट गया हमारा। बस यही चाहती हूँ, मेरे पति पर मेरे को फख्र है। शहीद रंजीत सिंह की पत्नी बदहवास है। पति की मौत के बाद सब कुछ बिखर गया है, सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। ये तो बस एक ही सवाल कर रही हैं कि इन बच्चों के लिए जो सपना इनके पापा ने देखा था अब वो कैसे पूरा होगा। उनका यही सपना था कि पढ़ लिख के कोई अच्छे इंसान, सबसे पहले तो एक अच्छे इंसान बनाना चाहते थे। फिर इनका सपना था कि बच्चे को तो मैं आर्मी में ही भेजूंगा, और लड़की का सपना था कि मैं IPS ऑफिसर बनूंगी। तो चाहते थे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, तेरा सपना जरूर पूरा करूंगा। लेकिन सारे सपने हमारे अधूरे रह गए, सब कुछ छूट गया, हमारा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। मेरे पति ने देश के लिए कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं। घर में मेरे अपने पति पर। शहीद रंजीत सिंह के दोनों बच्चे सदमे में हैं। पापा की शहादत की खबर ने इन मासूम बच्चों को गुमसुम कर दिया है, लेकिन ये जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है। पापा की ख्वाहिश थी कि बेटी IPS अफसर बने, परिवार का नाम रोशन करे। अब बेटी क्या चाहती है वो सुनिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को मारा हुआ है पाकिस्तानों को, तो जितने भी इस मतलब जम्मू में जितनी भी फौज है वो सारी जाके पाकिस्तान को मारे। मैं IPS ऑफिसर बन के पूरे पाकिस्तान को उड़ाना चाहती हूँ और मेरे को इंसाफ चाहिए। सुना आपने, इस बच्ची के जहन में अपने पापा को मारने वाले पाकिस्तान के खिलाफ किस कदर नफरत भरी है। वहीं दूसरी तरफ शहीद का बेटा भी आर्मी में जाना चाहता है क्योंकि पापा ऐसा ही चाहते थे। रमन सैनी, इंडिया TV, जम्मू।
रणजीत सिंह के साथ ही जम्मू के रहने वाले राइफलमैन सतीश भगत भी शहीद हुए। सतीश की पोस्टिंग भी उसी पोस्ट पर थी जहां पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलियां चलाईं। सिर्फ 20 साल के सतीश ने देश की हिफाजत के जज्बे के साथ सेना ज्वाइन की। अब उनकी शहादत के बाद परिवार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। इंतकाम की आग शहीद सतीश भगत के घर वालों के दिल में भी चल रही है। महज 20 साल थी राइफलमैन सतीश की उम्र। जज्बा वतन की हिफाजत का था, लिहाजा इतनी कम उम्र में ही आर्मी ज्वाइन कर ली। सतीश भी कुपवाड़ा के सेक्टर में बॉर्डर पर उसी पोस्ट पर तैनात थे जहां पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर गोलीबारी की। हमले में जख्मी सतीश शहीद हो गए। जब ये खबर जम्मू में उनके घर पहुंची तो मातम पसर गया। सतीश की शहादत से मां का कलेजा छलनी हो गया। 2 बहनें हैं, दोनों रो रो कर बदहवास हो चुकी हैं। देश के लिए जान देने वाले शहीद सतीश की बहनें भी बदला चाहती हैं। शहीद की बहनें रुआंसे गले के साथ सरकार से एक्शन की गुजारिश करती हैं। वो चाहती हैं कि एक्शन ऐसा हो कि पाकिस्तान गोली चलाने से पहले खौफ खाए। कोई भी माँ अपने बेटे को ना भेजे, कुछ नहीं मिलता भावे, कुछ नहीं, कोई बदला नहीं लेता, कोई कुछ नहीं करता। वो आके इधर मार सकते हैं, ये क्यों नहीं मार सकते उधर, ये क्यों नहीं जाते उधर, वो कैसे घुसाते हैं इधर, ये क्यों नहीं जाते, वो मार सकते, ये नहीं मार सकते। रोज रोज यही झगड़ा, रोज रोज, हमें क्या पता ये बात हो रही। रक्षाबंधन से पहले भाई की शहादत की खबर ने इन बहनों को झकझोर दिया। पूरा परिवार बस एक ही बात कर रहा है, पाकिस्तान और आतंकवादियों को इस बार कड़ी सजा मिले। शहीद के घर वाले, शहीद के गांव वाले, शहादत से आहत हर जुबान पर एक ही सवाल है, जवान की जान लेने वाले पाकिस्तान का फाइनल हिसाब कब होगा? देश इसके इंतजार में है। रमन सैनी, इंडिया टीवी, जम्मू।